सो सैलरी का किया है क्या आपने होमवर्क के लिए, या एक्सप्लेन फटाफट कर लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज एंड ऑल्सो शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। सो अमाउंट टू बी डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। सपोज सैलरीज पेड ड्यूरिंग 2020 वेर 23,000. Entry salaries account debit to cash. So account salary account debit side to cash 23,000. Following further information is available. Salaries unpaid on 31st March 2019. Unpaid salary is outstanding salary. ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ईयर चेक करो। 31st मार्च 2019 का है ना सैलरी अनपेड, ओपनिंग है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में कौन से साइड को गई होगी? लायबिलिटी साइड को ना। सो यहाँ पर कैसे दिखेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400। सैलरीज आउटस्टैंडिंग का अकाउंट 1400 जो पेमेंट कर दिया है ना इस साल में। लास्ट ईयर आपने पेमेंट नहीं किया था, 1400 आउटस्टैंडिंग रह गया। सो करंट ईयर में आपने उसका पेमेंट कर दिया, बट आपने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? सैलरी अकाउंट। जो गलत हुआ, सैलरी को अभी क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड को टू सैलरी 1400 एंड सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400। ओके, उसके बाद प्रीपेड सैलरी 2019 की। सो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड को अमाउंट 400। सो करंट ईयर में आप दिखाओगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो प्रीपेड सैलरी अकाउंट देखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। सो लास्ट ईयर ही आपने एडवांस में 400 पे कर दिया था, इस करंट ईयर की वो सैलरी है। सो ये जो डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट देना पड़ेगा एंड डेबिट दोगे सैलरी अकाउंट को। सो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड सैलरी। सो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड को टू प्रीपेड सैलरी 400 एंड प्रीपेड सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय सैलरी 400। सो ओपनिंग का हो गया दोनों। ओके, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड हो गया। अभी ये दोनों क्लोजिंग के हैं, इसके बारे में आप बताओगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 1800। सो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड को टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800, आउटस्टैंडिंग सैलरी के क्रेडिट साइड को बाय सैलरी 1800 एंड प्रीपेड सैलरी 600। सो यहाँ पर क्या हुआ, जो पेमेंट हुआ था ना 23,000, उसमें से 600 नेक्स्ट ईयर का आपने पे किया है, बट आपने अकाउंट डेबिट करते वक्त सैलरी अकाउंट डेबिट किया। आपको कौन सा डेबिट करना चाहिए? प्रीपेड सैलरी, करेक्ट। सो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी को जो डेबिट गया है वो रिवर्स करना पड़ेगा ना क्रेडिट देके। सो प्रीपेड सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड को टू सैलरी 600, ठीक है, एंड सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय प्रीपेड सैलरी 600। फिर सैलरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 23,200। सो दिस इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 23,200, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट बैलेंस आएगा ना। सो 1800 क्रेडिट बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो करंट ईयर के बैलेंस शीट में ये कहाँ पर दिखेगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी साइड को, करेक्ट, एंड प्रीपेड सैलरी एसेट साइड, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 600। सो आप चेक करो, करंट ईयर का सिर्फ प्रीपेड है 600 एंड करंट ईयर का ही सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को दिखेगा 1800, और जो ओपनिंग थे वो गायब हो गए। ओके, वो क्लोजिंग में नहीं आए ना, वो हमने गायब कर दिए सैलरी अकाउंट थ्रू। ओके, सो सब्सक्रिप्शन एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया था इनकम का, एंड एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने एग्जाम्पल लिया था सैलरी का।
सो आपको इनकम एंड एक्सपेंस का दोनों समझ में आ गया, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग। ओके, सो अभी नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो स्टेटमेंट। हम अकाउंट बोलते हैं लिखते वक्त, बट वो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन अकाउंटिंग यूनिट एट अ गिवन डेट। अकाउंटिंग यूनिट इस चैप्टर के लिए क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पर हमने देखा था कि कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं होता है ना एनपीओ का, तो यहाँ पर जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं, डोनेशंस वगैरह देते हैं, मेंबरशिप फी अगर क्लब है तो, सब्सक्रिप्शन है तो वो देते हैं, और वो एक्यूमुलेट होते होते वो कैपिटल फंड बन जाता है। फिर ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस हुआ तो ऐड करना है, डेफिसिट हुआ तो लेस करना है, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह सेम है, सेम है। डोनेशंस अभी एक एक आप बताओगे ट्रीटमेंट, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन अगर है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है और आपके अकाउंट्स में बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। इफ डोनेशन इज फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप फंड में ऐड करना है। इफ डोनेशन इज फॉर गिविंग प्राइजेस टू स्टूडेंट्स, देन दैट डोनेशन शुड बी एडेड टू प्राइज फंड। ओके, सो यहाँ पर फंड टर्म देखो क्या है, द टर्म फंड इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू द अमाउंट्स कलेक्टेड फॉर अ स्पेशल पर्पज। जो अमाउंट्स आपने स्पेशल पर्पज के लिए कलेक्ट की है उसके लिए ही टर्म आप फंड यूज करोगे व्हेन दीज आर इन्वेस्टेड। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े आदमी ने आपको 1 लाख डोनेशन दिया आपके एनजीओ को, और उसने बताया कि जो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको स्कॉलरशिप इस अमाउंट से दो आप। सो स्कॉलरशिप देने के लिए अभी 6 मंथ्स बाकी है कि स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, फिर स्कॉलरशिप मिलेगी। सो उस 6 मंथ्स के लिए वो 1 लाख डोनेशन आपने इन्वेस्ट किया तो आपको और इनकम मिलेगा ना, करेक्ट। सो आपने इन्वेस्ट करके रखी है वो अमाउंट, तो इफ इट इज इन्वेस्टेड देन इट इज कंसिडर्ड एज फंड। इफ इट इज नॉट इन्वेस्टेड, आपने बैंक अकाउंट में वैसे ही रख दिया एनजीओ के, तो वो फंड नहीं बोलेंगे उसको, बिल्डिंग फंड नहीं बोलेंगे, बिल्डिंग अकाउंट बोलेंगे, प्राइज अकाउंट, स्कॉलरशिप अकाउंट। ओके, तो अगर आपको कौन से एनजीओ के बैलेंस शीट में फंड वर्ड दिखा तो आपको क्या समझेगा एज अ ऑडिटर कि ये जो डोनेशन आए हैं वो इन्वेस्ट किए हैं जब तक उसका पर्पज नहीं आ रहा है, तो वो आप बोलोगे स्कॉलरशिप फंड। बट अगर वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की है डोनेशन की, जो स्कॉलरशिप के लिए डोनेशन दिए थे, तो वो हो जाएगा स्कॉलरशिप अकाउंट। ओके, सो ये बैलेंस शीट पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। ओके मैम, उन्होंने क्लाइंट ने बताया ही नहीं कि वो इन्वेस्ट नहीं की है अमाउंट। ओके, बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में सीखा है कि वर्ड अकाउंट यूज किया है तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं हुआ है बाहर, वो एनजीओ के बैंक अकाउंट में ही अमाउंट पड़ी हुई है। ओके, बट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ सीए, एज अ ऑडिटर आप क्या उनको गाइड करोगे कि 6 महीने बैंक में मतलब कुछ यूज नहीं है ना, तो आप क्या करो 6 महीने इन्वेस्ट करो ना, इंटरेस्ट कमाओगे, डिविडेंड कमाओगे, तो आपका इनकम बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो अगर इन्वेस्ट किया है तो फंड वर्ड दिखेगा आपको वहां पर बैलेंस शीट में। ये बताओ मुझे, जो अकाउंटेंट है एनजीओ का अकाउंटेंट कौन होगा, बीकॉम एमकॉम वाला बंदा, उसको इतना डिटेल पता होगा क्या? आप आपके फ्रेंड्स देख रहे हो जो प्लेन बीकॉम कर रहे हैं, ओके, उनको इतना नॉलेज नहीं होगा। तो जो प्लेन बीकॉम कर रहे हैं वही अकाउंटेंट होने वाले हैं और आप उनके ऑडिटर होने वाले हो 5-6 साल के बाद। तो उनको तो कुछ नहीं पता होगा, तो वो सब आपको ही करना पड़ता है। ऑडिटर इज हाफ अकाउंटेंट, उन्होंने जो कुछ लेवल का अकाउंटिंग किया होता है सब आपको ही करेक्शन करना पड़ता है। तो आपको ऐसे होता है अरे मैंने ही स्टार्ट से किया रहता, इतने करेक्शन है इसमें, ठीक है। तो आपको आपके फ्रेंड्स के देख के जो प्लेन बीकॉम कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाओ क्या लेवल के अकाउंटेंट आने वाले हैं।
वो अकाउंटिंग करके आपको देने वाले हैं और उसका आपको ऑडिट करना है, मतलब देखो क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सो आपको बहुत डिटेल में ऑडिट करना पड़ेगा। उसके बाद एंट्रेंस एंड एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इनकम अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर में वो इनकम साइड को जाएगा। स्पेशल डोनेशन का आपको क्लियर हो गया। एंट्रेंस एंड एडमिशन फी रेगुलरली है या वन टाइम? वन टाइम है तो कैपिटल फंड में ऐड करना है, इट्स अ कैपिटल रिसीट। एंड क्वेश्चन में कभी कभी स्पेसिफिक होता है कि 1/3 कैपिटलाइज करो, तो 1/3 ही कैपिटल फंड में ऐड करना है, एंड 2/3 क्या करोगे? हाँ, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। करेक्ट। सब्सक्रिप्शन पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व किया हमने उसके ऊपर। लाइफ मेंबरशिप फी वन टाइम पेमेंट, so it's a capital receipt, it is directly added to capital fund. Okay, so लाइफ मेंबरशिप फी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 3 मेथड्स है, so वो आपको घर जाके पढ़ना है तो पढ़ो, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए इतना डिटेल नहीं है। ओके, सो दिस ये चॉइस दी है कि आप इन तीनों में से एक भी मेथड यूज, कौन सी भी मेथड यूज कर सकते हो फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ऑल 3 आर अलाउड। सो आप जब ऑडिटर हो जाओगे, आपके जो क्लाइंट्स होंगे एनजीओ, सो आपको ऑप्शन सिलेक्शन है, बट मेनली सीए फाउंडेशन एग्जाम के लिए जब भी लाइफ मेंबरशिप फी आती है तब हम कैपिटल रिसीट दिखाते हैं। ओके, सो ये डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़े कुछ मेथड कॉम्प्लिकेटेड है। आपको बाद में चाहिए तो लेक्चर होने के बाद स्पेसिफिक जिस स्टूडेंट को सीखना है मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसको। ठीक है, सो ये तीनों मेथड में से हमें एक ही मेथड है कि सब कैपिटल फंड में ऐड करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में सीखना है तो वो 3 में बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अदर कंसेप्ट में फिर से डोनेशन आ गया। सो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि डोनेशन आपको कुछ गिफ्ट फॉर्म में आया है, कैश नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एसी डोनेट कर दिया ओल्ड एज होम को, सो वो आप एंट्री करोगे एसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। ठीक है, ओके, सो वहां पर एंट्री लिख दो ऐसे कुछ भी। आपने फर्नीचर, आपके घर में कबर्ड था वो यूजफुल नहीं है आपको, सो कबर्ड डोनेट कर दिया। सो कौन सा भी एसेट, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड एंट्री होगी। It should be capitalized and shown on the liability side of the balance sheet. So asset form में अगर डोनेशन मिला तो क्या एंट्री होगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। ओके, एसेट फॉर्म में नहीं मिला, कैश वगैरह मिली तो चेक करना है स्पेसिफिक डोनेशन, तो वो फंड अगर है अवेलेबल, प्राइज फंड, स्कॉलरशिप फंड, तो उसमें वो फंड अवेलेबल नहीं है तो कैपिटल फंड। एंड पर्पज ही नहीं बताया आपको डोनर ने, जस्ट कैश दे के गया वो, तो जनरल डोनेशन। फिर इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड को। एंट्रेंस फी का फिर से आ गया, वन टाइम है तो कैपिटलाइज। इफ द क्वेश्चन गिव्स एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस देन इट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंगली। लीगसी, लीगसी मतलब मरने के बाद। ओके, आप जिंदा हो तब अगर आपने डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन है। ओके, मरने के बाद डोनेशन दिया है तो उसको लीगसी बोलते हैं, इतना ही है। सो इट इज द अमाउंट रिसीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल, विल इज मृत्यु पत्र, एज पर द व्हील ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। सो उस व्हील में अगर लिखा है मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दो इस एनजीओ को, तो उस एनजीओ को वो डोनेशन मिल गया। तो ये लीगसी बार बार आएगा, एक बार ही मरने है ना आदमी, तो एक बार है तो क्या करोगे? कैपिटल रिसीट। करेक्ट, इट शुड बी कैपिटलाइज एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बाय एडिंग टू द कैपिटल फंड। ठीक है, सो लीगसी मतलब एज पर व्हील, व्हील नहीं बना है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो डिसीजन लेंगे उस प्रॉपर्टी का क्या करना है।
अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने डिसाइड किया कि हम त्याग देते हैं प्रॉपर्टी, हमें नहीं चाहिए, डोनेट कर देते हैं, तो वो भी लीगसी ही है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी वही आ रहा है, इट शुड बी कैपिटलाइज। एंडोमेंट फंड डोनेशन बताती हूँ क्या होता है। ये डोनेशन ही है, बट जो डोनेशन की अमाउंट आती है ना, 1 लाख स्कॉलरशिप अगर आ गई आपको, 1 लाख डोनेशन आ गया आपको टू गिव स्कॉलरशिप और टू गिव प्राइजेस। जैसे आपने कॉलेज में वगैरह देखा होगा कि अकाउंट्स में जिसको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे उसको दे दो, या आपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट्स में, इसमें उसमें, तो आपको प्राइज मिलता है। सो वो जो डोनेशन आए हैं 1 लाख, वो 1 लाख आप इन्वेस्ट करोगे एंड उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगा, फॉर एग्जाम्पल 10% इनकम मिलता है आपको इंटरेस्ट फॉर्म में या डिविडेंड फॉर्म में, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो वो 10,000 का प्राइस देना है एंड 1 लाख हमेशा इन्वेस्टेड ही रहेगा। जो 1 लाख का आपको डोनेशन मिला था वो देना नहीं है इन द फॉर्म ऑफ प्राइज, वो इन्वेस्ट करके ही रखना है। वो इन्वेस्टमेंट निकाल दी तो वो 10,000 आना बंद हो जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करनी है, वो रख देनी है इन्वेस्टमेंट, करेक्ट। एंड उससे जो इनकम आ रहा है, ओनली द इनकम फ्रॉम दैट डोनेशन इज टू बी यूज फॉर सर्टन स्पेसिफिक पर्पज। पर्पज क्या था? प्राइस देना। सो वो 10,000 के प्राइस देते जाना है। सो इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेंट फंड डोनेशन। ओके, ट्रीटमेंट वही है। अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए है तो लायबिलिटी साइड। सो 1 लाख वन टाइम ही दे दिया तो हम क्या करेंगे? इसको कैपिटल फंड में ही ऐड कर देंगे ना। सो इन सच केसेस इनकम रिलेटिंग टू स्पेशल फंड शुड बी एडेड टू दीज फंड्स। सो जो भी इनकम आएगा 10,000, फॉर एग्जाम्पल इस ईयर में किसी को भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिले अकाउंट्स में, तो जो इनकम आया है 10,000, उससे कुछ किसी को प्राइस देना ही नहीं है, तो फिर वो 10,000 उस फंड में आप ऐड कर दोगे। सो आपकी इन्वेस्टमेंट 1,10,000 की हो गई। तो नेक्स्ट टाइम में भी 11,000 का इनकम आ जाएगा ना आपको, उसमें से 10,000 के ही प्राइजेस देने हैं, तो फिर से जो 1,000 एक्सेस इनकम है फंड में ऐड करना है एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? इन सच केसेस इनकम रिलेटिंग टू स्पेशल फंड्स शुड बी एडेड टू दिस फंड्स। सो ये जो इनकम आ रहा है आपको 10,000 का, उसमें से प्राइस देने के लायक कोई निकला ही नहीं, तो वो 10,000 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है या फंड में ऐड करना है? फंड में ऐड करना है, करेक्ट। added to these funds on the liability side of the balance sheet, all the expenses should be deducted from that fund. So expense मतलब क्या होगा? हमारे केस में प्राइजेस ना, उस इनकम से आप प्राइजेस देने वाले थे, सो वो प्राइजेस की अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर को डेबिट करनी है या फंड से लेस करना है? फंड से लेस करना है, करेक्ट। सो ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फंड का ही अमाउंट कम करना है। कैसे होगा? इनकम ऐड किया ना 10,000 एंड 10,000 के ही प्राइजेस दिए, सो ऐड भी 10,000 किया, लेस भी 10,000, वो 1 लाख है ना इन्वेस्टेड। 1 लाख में 10,000 ऐड किया इनकम का एंड 1 लाख 10,000 से फिर से 10,000 लेस किया, तुमने प्राइजेस दिए 10,000 के, तो फिर से बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए 1 लाख आ गया ना, तो नेक्स्ट ईयर फिर से 10,000 इनकम मिलेगा, तो उसे फिर तुम प्राइजेस दोगे। कोई प्राइस देने के लायक निकला ही नहीं, तो वो पूरा 10,000 तुम ऐड कर दोगे ना इनकम, क्योंकि वो इनकम यूज ही नहीं हुआ 10,000 का इनकम। वो फंड जो है अमाउंट, वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए दी थी, जिसने भी दी थी, कि ये सिर्फ अकाउंट्स में जिसको 100 आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो उसको वो 10,000 का प्राइस नहीं देना है। पर्पज इज अकाउंट्स में ही 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो ही वो फंड यूज होगा। मैथ्स के लिए किसी दूसरे टीचर ने दिया होगा डोनेशन, तो उसके फंड से मैथ्स के प्राइजेस जाएंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो स्पोर्ट्स के टॉपर्स को देते, करेक्ट ना। अपना अपना टीचर अपने सब्जेक्ट के लिए ही देगा ना डोनेशन कॉलेज को, करेक्ट। तो उसका जो पर्पज है उस फंड का, उसी पर्पज के लिए वो यूज करते हैं,
ओके मैंने बताया ना सब आइडियल सिचुएशंस हम लर्न करने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है वो आर्टिकलशिप में समझेगा आपको जब आप एक्चुअल करोगे। यहाँ पर तो मुझे सब आइडियल ही सीखना पड़ेगा ना। इसका आप बता सकते हो 6th वाला, ये इजी है। इट्स अ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आप जो रद्दी घरात पण रद्दी येते ना, उसका क्या करते हो आप? हाँ, सो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स मतलब मैगजीन्स वगैरह या स्क्रैप वगैरह हुआ है तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड को हो जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट, सो एनजीओस के भी फिक्स एसेट्स ओल्ड होंगे ना, हमारे ओल्ड हो गए इसलिए हमने ओल्ड एज होम में दिए, तो ओल्ड एज होम के भी और ओल्ड हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड ही रिसीव हुए थे उनको डोनेशंस में। सो वो जो ओल्ड के ओल्ड हुए हैं तो वो भी अभी सेल कर रहे हैं। सो उसमें अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर। सो द सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फिक्स एसेट आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो कि आपको एक कबर्ड है आपके पास जो 5000 कॉस्ट थी एंड सेल हो रहा है वो 2000 में। सो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 2000, पैसे 2000 ही आएंगे बट वो फर्नीचर था आपका 5000 का ना, सो आपको लॉस हुआ है कितने का? सो वो कहाँ पर जाएगा लॉस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड को जाएगा, उसको लिखोगे आप लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अभी अगर कुछ एसेट आपने प्रॉफिट पे सेल किया, फॉर एग्जांपल ये 5000 का फर्नीचर 5500 में गया, आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी थी कि आपने सेल कर दिया, आपको एक बंदा मिला, आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी थी, लग भी अच्छा था और वो बंदा भी ऐसे था कि उसने ओल्ड लिया 5000 का 500 में, तो आपको तो प्रॉफिट हो गया। फिर बैंक में आपके पैसे आ गए 5500, फर्नीचर को आपने क्रेडिट कर दिया 5000 से एंड ये प्रॉफिट कहाँ पर डालोगे 500 का? हाँ, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये आपको लिखना है, बुक में लिख दो जहां पर सेल ऑफ एसेट का है। तो आपको सेल्फ स्टडी करते वक्त ये एग्जाम्पल याद आ जाएगा ना एंड कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगी कि प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड। एंड इसको ये जो 5500 रिसीव हुए हैं या फर्स्ट केस में 2000 रिसीव हुए, उसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं। हर रोज उठ के एसेट नहीं सेल करोगे ना, नहीं तो वही इन्वेंट्री हो जाएगी आपकी। सो ये रिकरिंग नेचर का नहीं है ना इनकम, नॉन रिकरिंग नेचर है, इसलिए वो क्या है? कैपिटल रिसीट है। हो गया लिख के? न बघता यायला पाहिजे। ऑनरेरियम क्या होता है? जो विजिटिंग फैकल्टी वगैरह आपके कॉलेज में आते हैं, जो एम्प्लॉय नहीं है ना एनजीओ का एंड उसने वॉलेंटरीली काम किया है, तो आप एज अ ऑनरेरियम कुछ तो अमाउंट दोगे ना उसको, जो सेमिनार लेने के लिए अगर आते हैं। सो इट इज पेड टू समवन फॉर रिसीविंग एनी सर्विसेज फ्रॉम दैट पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ दैट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज है उसको आप क्या दोगे? एम्प्लॉयज को सैलरी, करेक्ट। एंड नॉन एम्प्लॉयज ऐसे विजिटिंग है ऑनरेरियम, बट दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम, एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट आपको क्यों प्रिपेयर करनी पड़ेगी? टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड।
ओके वो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज लिखोगे, वो लिखने के बाद बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके उसमें आप सरप्लस है तो ऐड करोगे, डेफिसिट है तो लेस करोगे, फिर आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल फंड। ठीक है, इसलिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। बट अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है तो नहीं बनानी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ओपनिंग बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करनी है, इफ यू नीड टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फंड। बट अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अमाउंट दी है ओपनिंग कैपिटल फंड की, सो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। कैश एंड बैंक का बैलेंस आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगा, ओपनिंग भी क्लोजिंग भी। ओपनिंग जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिक्स एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए रहेंगे। आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ फिक्स एसेट परचेज किया तो ऐड करोगे, सेल किया तो लेस करोगे, डेप्रीसिएशन लेस, फिर आप पहुंचोगे क्लोजिंग बैलेंस पे। लायबिलिटीज के ओपनिंग बैलेंसेस दिए रहेंगे, उसमें इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट करके। इंक्रीज कब होगा, और आपने लायबिलिटी बढ़ाई तो, आपने पेमेंट कर दिया तो डिक्रीज हो जाएगा एंड यू विल रीच टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। सो इलस्ट्रेशन 4 में क्वेश्चन पहले पढ़ो। हम पहले क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं, हाँ स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते। क्वेश्चन की लाइन है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फ्रॉम द अबाउ पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट करनी है क्या, नहीं। आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं करनी तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी नहीं लगेगी। Following is the receipt and payment account of New Bird 40 Club for the year ended on 31st March 2020. Okay? क्या सोच के ये नाम रखा होगा उन्होंने, न्यू बर्ड 40 क्लब। रिसीट्स में ओपनिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका कुछ नहीं करना है। टू सब्सक्रिप्शन कौन सा लोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए करंट ईयर का लगेगा ना, मतलब 1920 का लेना है, 3,55,000। आपने दोनों की टोटल ली तो फिर से 65,000 लेस करना पड़ेगा। बेटर हम सिर्फ यही लेते हैं ना करंट ईयर का। डोनेशन एंड एंट्रेंस फीस का चेक करते हैं कुछ एडजस्टमेंट में दिया है क्या, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। अदरवाइज ये तो कैपिटल रिसीट हो जाएगी एंड इसको जनरल डोनेशन ट्रीट करोगे अगर कुछ एडजस्टमेंट्स में नहीं है तो। बाकी पेमेंट्स में देखो, सैलरी ऑफिस एक्सपेंस ये दोनों जाएगा एक्सपेंडिचर साइड को। ऑफिस इक्विपमेंट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जाएगा क्या एक्सपेंडिचर साइड को, एसेट है वो नहीं जाएगा। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000 क्लोजिंग है। ये रिसीव्ड वाला है ना 3,55,000, इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस, ऐड। करंट ईयर का है ना वो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक 55,000 मिला नहीं है आपको, रिसीवेबल है ना आउटस्टैंडिंग। इनकम साइड को बाय सब्सक्रिप्शन 4,20,000, ऐड आउटस्टैंडिंग 55,000 एंड इन्होंने लेस किया है वो 65, मतलब पहले इन दोनों को ऐड करके 4,20,000 आया, फिर आउटस्टैंडिंग 55 ऐड किया, फिर 65 2019 का लेस किया। हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटर पे लो 3,55,000 करंट ईयर का एंड उसमें डायरेक्टली ऐड करो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 55,000, 4,10,000 करेक्ट। Next is outstanding salaries and wages 40,000 for the year ended. Salaries and wages में क्या करना है, add 20 चाललंय 1,65,000 करो प्लस 40,000, 2,05,000 on expenditure side. Okay.
Next, depreciate sports equipment by 25% for the year ended on 31st March 2020. So इस केस में आपको एज्यूम करना है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने डे 1 को लिया है. So इस पे पूरे साल का लगाओ 25%. 85,500 करेक्ट. कुठे गेले कालचे डोनेशन आहे का? नेक्स्ट इज कॅपिटलाइज 50% ऑफ एंट्रन्स फीज. एंट्रन्स फीज 85,000 है. हाँ. सो इनकम साइड को देखो, प्रेजेंटेशन ऐसे कैलकुलेशन ब्रैकेट में दिखाना है. हाँ, कि 50% इधर गया 42,500 इनकम साइड को, एंड बाकी 50% कैपिटल फंड में ऐड होगा. बट इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी है, एंड डोनेशन के बारे में कुछ नहीं दिया है. हाँ, सो जनरल डोनेशन ट्रीट करो एंड इनकम साइड को लिख दो. ठीक है. सो आपको सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करना है? सब्सक्रिप्शन के सामने जाके लिखो ए है ना, एडजस्टमेंट नंबर लिखना है ए. बुक में आपके मॉड्यूल में 2 सब्सक्रिप्शन 19-20-20 के सामने ए लिख दिया. फिर बी किसके सामने लिखोगे? सैलरीज एंड वेजेस के सामने बी लिख दो. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के सामने सी, एंड एंट्रेंस फीस के सामने डी. ओके. आपको 11th में वो स्टार मार्क सिखाया होगा ना, टिक मार्क स्टार मार्क की जगह नंबर ही डाल दो ना डायरेक्टली, वो इजी जाता है ना. सो आप जब सब्सक्रिप्शन सॉल्व करोगे तब डायरेक्टली ए के पास जाओगे ना. स्टार म्हणजे कुठं जाणार? आपण त्यातलं कुठलं नक्की? असं 15 ऍडजस्टमेंट असल्या तर 15तले स्टार सगळे तारे दिसायला लागतील. सो डायरेक्टली उस नंबर पे जा सकते हैं ना. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर फाउंडेशन लेवल का जो होता है उसमें ऐसे 2-3 एडजस्टमेंट्स नहीं होते, कभी कभी बहुत होते हैं. एनपीओ का भी आपने लास्ट वाला देखा है, वो कॉलेज वाले एग्जाम्पल में कितने एडजस्टमेंट्स है? 10-15 है. तो ऐसे स्टार में कौन सा स्टार? इसलिए डायरेक्टली एडजस्टमेंट नंबर डाल दो. इलस्ट्रेशन 5. सो रियान तुम्हारा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा. इलस्ट्रेशन 5 देखो. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020. सो आपको क्या कैलकुलेशन पूछा है, समझा क्या? अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंस एंड अमाउंट ऑफ मैच फंड. तो मैच फंड जाएगा लायबिलिटी साइड को, एंड मैच एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर का. सो मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर दिए है 1,10,000. मैच फंड का ओपनिंग है क्या? वो 1 अप्रैल 19, मतलब यस. डोनेशंस फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स. सो ओपनिंग से स्टार्ट करोगे. 30,000 लो कैलकुलेटर पे 30,000. डोनेशन फॉर मैच फंड ऐड करना है या लेस? ऐड. सो ऐड 55,000. प्रोसीड्स फ्रॉम सेल टिकट्स, सेल ऑफ मैच टिकट्स ऐड करोगे ना 20,000. सो ये तीनों मिला के 1,05,000. एंड एक्सपेंस कितने किए देखो? 1,10,000 उड़वलेत. हाँ चला, मैच है उड़वा. 5,000 जो है तो यहाँ पर आपका फंड नील हो गया, एंड फिर 5,000 का जो रिमेनिंग है वो दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि आपके फंड में उतना बैलेंस ही नहीं था. आपको डोनेशन आ गए 1,05,000 के, आपने उड़ा दिए 1,10,000, तो 5,000 का आपको एक्सपेंडिचर लगा. सो उड़ाते वक्त सोचना है डोनेशन कितने आए हैं. हाँ आएगा. नहीं, ये इस मैच के लिए थे, ये मैच हो गई. अभी नेक्स्ट मैच के लिए डोनेशन दो. वो जो नेक्स्ट बंदा डोनेशन देगा वो नेक्स्ट मैच के लिए देगा ना. ये मैच का डोनेशन तो खत्म हुआ. ओके, स्पेसिफिक पर्पस, इस मैच के लिए डोनेशन दिया था. अभी आप इतना खर्चा करोगे, उसको क्या पता था डोनर को.
ओके, जितना डोनेशन दिया था उतना ही खर्चा करना चाहिए था, बट हुआ ज्यादा। अभी क्या, तो 5000 जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को, ठीक है। सो इस केस में नील हो जाएगा बैलेंस फंड का, बट जो एंडोमेंट फंड डोनेशन है उसमें नील नहीं होगा, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख की है वो यूज ही नहीं कर रहे हो आप, उससे जो इनकम मिलने वाला है वो यूज कर रहे हो ना, करेक्ट। सो आज के होमवर्क के लिए आपको इलस्ट्रेशन 6 करना है सब्सक्रिप्शन का, एंड 7 किसका है, वो भी सब्सक्रिप्शन का है क्या, प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सो 6 एंड 7 करोगे आप। 8 से प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है, हाँ इलस्ट्रेशन 8 से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 8, 9, 10, 11, 12 ये 5 इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एनपीओ के। सो वो जो 12 में बोल रही थी रिपब्लिक कॉलेज का, ये इतना बड़ा है, उसके नीचे इतने एडजस्टमेंट्स है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इनके नोट्स में होगा वो, एक्यू भी आहे का, कधी आलेला हा कॉलेजचा? ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 देखो। दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायन क्लब, दिस इज द एसेट्स लायबिलिटीज, ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट 10 एडजस्टमेंट्स, इसलिए वो नंबर लिखने हैं इंस्टेड ऑफ स्टार मार्क। सो 8, 9, 10, 11, 12 5 इलस्ट्रेशन एंड 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे बाकी है। सो 2 दिन लगेंगे शायद, बड़े क्वेश्चंस हैं। लॉकडाउन नवंबर 2020 लॉकडाउन का टाइम था, और इंस्टीट्यूट ने इतना डेंजर क्वेश्चन डाला था, ये वाला। हाँ, ओके। सो आपके टाइम टेबल में कुछ चेंज नहीं है, हाँ, मेन 20, 22, 24, 26। चलो, मैं एडिशनल क्वेश्चंस आपको कल प्रिंट देती हूँ। आप एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स हो बताओ, हर रोज वेरिएशन है नंबर में। 1, 2, 3, 4, 6। वो नेहा किधर गई? और कौन था कल? हाँ, बट वो रेगुलर कैटेगरी में आते हैं क्या? आते हैं। तो 9 हो गए ना टोटल प्रिंट्स, और बाकी आते ही नहीं है, विजिटिंग स्टूडेंट है। फैकल्टी परमनंट, स्टूडेंट्स विजिटिंग, गेस्ट स्टूडेंट्स, गेस्ट लेक्चरर सारखे। तुम्हाला असं होतं का, अरे हा कोण आलाय, हा आपल्या क्लास मधला आहे का? आज का होमवर्क समझ में आ गया ना, 6 एंड 7। ओके, चलो बाय बाय। एसपी कॉलेज